नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त जो आपको उन वारदातों से रूबरू करवाती हूं जो कहीं ना कहीं हमारे दिल को हिला देती है। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद और दर्दनाक घटना से, जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव कुशलपुर से है। इसी गांव का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम मनोज है। वो आदमी मनोज काफी सीधा साधा और साफ विचारों का है। उसकी शादी हुए करीब 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वो पिता नहीं बन पाया। उसकी पत्नी रूबी, जो कि काफी खूबसूरत और मदमस्त जवानी की मालकिन थी, लेकिन पैसों से वो एकदम कंगाल थी और मनोज उसे ढेर सारे पैसे, जेवर, ये ऐशो आराम की चीजें नहीं दे पाता था और बड़ी मुश्किलों से मनोज अपने परिवार का खर्च चला रहा था। और रूबी ये एक ऐसी औरत होती है जो कि हर वक्त सिर्फ अपने ऐशो आराम की ताक में लगी रहती है। अच्छे कपड़े, नए नए जेवर पहनने और घूमना फिरना, ये सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा पसंद था और एकदम मस्त जिंदगी जीने की काफ़ी शौकीन थी। रूबी का व्यक्तित्व बहुत ही अनोखा था। वो किसी भी पराये मर्द की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती थी और ज़्यादातर रूबी की निगाहें हर वक्त गांव के अमीर और नौजवान आदमियों को ही ढूंढा करती थी। रूबी खुद भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, जवानी से भरपूर कि उसे देखकर कोई भी मर्द आसानी से पिघल जाए। और इसी बात को लेकर हमेशा उन दोनों पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े भी हो जाया करते थे। मनोज अपने ही गांव में एक बहुत अमीर आदमी का नाम, जिसका नाम हरिवंश था, उसके यहाँ नौकर बनकर काम किया करता था। मनोज को कभी खेतों में काम करना पड़ता तो कभी उस आदमी के घर पर रहकर काम करना पड़ता। बदले में मनोज को 10,000 रुपये हरिवंश दे दिया करता था। 10,000 रुपये में मनोज का घर खर्च बड़ा मुश्किल से चल रहा था। और रूबी, जो कि बार बार अपने पति से पैसों की डिमांड करती और कहती कि मुझे सोने के झुमके चाहिए, क्योंकि औरों के पास मुझसे बड़े बड़े झुमके हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। ये कहता कि अगर तुम्हें मैं झुमके बनवा कर दूंगा तो इस महीने हम खाएंगे क्या? वैसे भी मेरा मालिक मुझे बहुत कम पैसे देता है। लेकिन रूबी अपने पति को इस बार धमकी देती है और कहती है कि मैं साफ साफ कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे इस महीने झुमके नहीं दिए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसी बात सुनकर मनोज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और फिर मनोज चुपचाप खाना खाता है और फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। लेकिन मनोज, जो कि थका हुआ होता है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वहीं रूबी बहुत बेचैन होती है। वो मनोज के पैर पर अपने पैर चढ़ा देती है और कहती है कि तुम्हें तो बस खाना है और सो जाना है। ना तुम्हें कभी मेरी इच्छाएं पूरी की है, ना तुमने कभी मेरी ज़रूरतों को समझा है। रूबी का पूरा इरादा यही होता है कि वो मनोज के साथ रिश्ता कायम करे, लेकिन मनोज थके होने की वजह से इस बात से साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से रूबी और भी ज़्यादा जल उठती है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और मनोज जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है काम पर जाने के लिए। लेकिन आज रूबी का दिमाग एकदम गर्म होता है। वो कहती है कि अगर हरबंश तुम्हें उतने पैसे नहीं देता जितने कि हमारा गुजारा ठीक से हो जाए, तो तुम उसके यहाँ काम पर ही क्यों जाते हो? तुम कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मनोज, जो कि अपनी पत्नी रूबी से बहुत प्यार करता था, वो तुरंत ही उसकी बात मान जाता है और कहता है कि हाँ रूबी, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही गाँव के एक और अमीर आदमी, जिसका नाम लववीर सिंह है, मैं उसके यहाँ जाता हूँ, शायद वो उससे ज़्यादा पैसे दे दे। और तब मनोज घर से निकल जाता है और यही रूबी काफ़ी बेचैन होती है। एक तो रात को उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है और उसके पास महंगे कपड़े, जेवर भी नहीं है। उसका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका है और अब रूबी ये ठान लेती है कि मेरे पति से तो कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ पर तो गांव का कोई भी अमीर आदमी कुछ भी खर्च करने को तैयार हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। और यहीं से शुरू होती है रूबी के बिगड़ते हुए कदमों की, जहाँ रूबी की ये इच्छाएं उसे उस राह पर ले जाती है जहाँ से रूबी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और यहीं पर रूबी अपने पति मनोज के घर से निकलने के बाद तुरंत ही वो भी घर से निकल जाती है। रूबी सड़क पर जब निकलती है और उसके बदन का जो ब्लाउज होता है वो काफ़ी डीप गले का होता है। गोरी सी रूबी उसमें बहुत ज़्यादा निखर रही होती है। जो भी जवां मर्द उसे देखता, एक बार वो देखता ही रह जाता है। और मचलती हुई रूबी वो भी आंखों ही आंखों में इशारा करती हुई मुस्कुराते हुए आगे निकल जाती है। और तभी रूबी एक कपड़े की दुकान पर पहुंचती है जहां महंगी महंगी साड़ियां टंगी होती हैं। और तब रूबी दुकान के अंदर जाती है, दुकानदार से साड़ियों की कीमत पूछती है। वहां वो अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती है। दुकानदार भी रूबी को देखता है और देखता ही रह जाता है और कहता है कि आपको जो भी साड़ी पसंद है आप ले लीजिए।
रूबी कहती है कि मैं इन साड़ियों के तो पैसे अभी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो दुकानदार, उसका नाम रोहित होता है, वो तो पहले से ही औरतों का काफ़ी शौकीन था और बस फिर क्या था, वो दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है कि पैसे आपसे कौन मांग रहा है। और तब रूबी तुरंत समझ जाती है कि ये दुकानदार तो पूरी तरह से उस पर लट्टू हो गया है और उसका काम भी बन जाएगा। रूबी कहती है कि मुझे इस तरह की 5 साड़ियाँ आप पैक कर दीजिए और जो भी कीमत है आप मुझे बता दीजिए। और तब दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं आपको एक ही साड़ी दूंगा और अगर आपने सही से समय समय पे कीमत चुका दी ना तो मैं ऐसी सारी साड़ियाँ आपको दे दूंगा। और फिर दोनों मुस्कुरा कर बातें करने लगते हैं। रूबी बताती है कि मेरा पति सुबह के 8 बजे ही काम पर चला जाता है और उसके बाद मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी कीमत वसूलने वहाँ आ सकते हो। और उसके बाद होता भी वही है। दूसरे दिन जैसे ही मनोज अपने काम पर निकलता है वैसे ही कुछ ही देर बाद वो दुकानदार रोहित रूबी के घर यानी कि उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, रूबी दरवाज़ा खोलती है और बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर रोहित का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। और फिर शुरू होता है इन दोनों का वही गंदा और घिनौना काम। वो दोनों अपने काम में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी और चीज़ का होश ही नहीं होता। वो दोनों ये सब कुछ तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन दोनों का मन नहीं भर जाता। और जब दोनों एकदम संतुष्ट हो जाते हैं तब रोशन कहता है कि तुम अपनी अगली साड़ी लेने कब आ रही हो, क्योंकि नई नई डिज़ाइन की साड़ी आ गई है, तुम जल्दी आना। और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। और तभी रूबी कहती है कि साड़ी तो मैं ले लूंगी लेकिन मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए। और तब रोहित वो मुस्कुराता है और उसके पास से 2000 रुपये निकाल कर रूबी के हाथ में रख देता है। रूबी और रोहित, अब ये सिलसिला उन दोनों का शुरू हो जाता है। वही सिलसिला मनोज जब चला जाता है फिर रोहित उसके घर आता है और फिर से वही सब कुछ, यानी कि अब ये उनका रोज का काम हो चुका था। वहीं पर दोस्तों, रात को मनोज जब घर लौटता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज जरा जल्दी खाना बना दो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और तब रूबी उसके लिए खाना बनाती है। दोनों खाना वाना खाते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन इस बार मनोज अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, इसलिए वो अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम सही कह रही थी रूबी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता, लेकिन आज मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। और तब रूबी गुस्से में मनोज को धक्का दे देती है और कहती है कि तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मनोज को बहुत अजीब सा लगता है लेकिन वो अपनी पत्नी की बात मान लेता है और फिर सो जाता है। लेकिन अभी भी रूबी सोती नहीं है। वो एक नया प्लान बना रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि इस दुकानदार रोहित से उसकी बात नहीं बनेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5,000 ही रुपए उसे दे पाएगा। इसके लिए उसे कोई और मालधनी, कोई बड़ा आदमी ढूंढना होगा जो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। रूबी सोचती है कि अगर कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी मुझे मिल जाए तो वो मुझे शारीरिक सुख भी दे पाएगा और पैसे भी देगा। और फिर दोस्तों, सुबह हो जाता है। रोजाना की तरह मनोज अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन वो अपने पहले मालिक के यहाँ नहीं जाता, वो दूसरे मालिक के यहाँ जाता है। और जैसे ही वो घर से निकलता है उसका पहला मालिक हरिवंश उसके घर पर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है, मनोज कहाँ हो, तुम कितने दिनों से काम पर क्यों नहीं आए। और तभी उसकी आवाज़ सुनकर रूबी बाहर निकलती है, जिसे देखकर हरिवंश सिंह अपनी सुध बुध खो देता है। रूबी अपने गोरे बदन को खुला छोड़ती हुई, अपने बालों को समेटती हुई हरिवंश के सामने आकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराकर कहती है कि आपने मेरे पति को बहुत कम पैसे दिए थे और इसी वजह से उन्होंने दूसरी जगह काम तलाश ली है, अब वो आपके पास काम करने नहीं जाएंगे। हरिवंश सिंह की तो बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो रूबी की किसी बात को जवाब ही नहीं दे रहा था, वो बस रूबी की तरफ एकटक देख रहा था। और रूबी भी तुरंत समझ जाती है कि ये आदमी तो अब उसके जाल में फंस चुका है। वो और तब रूबी बड़ी ही चालाकी से पीछे मुड़ती है और अपना पल्लू सरका देती है। ये देखकर हरिवंश सिंह और भी ज्यादा आकर्षित होता है और बाहर जाने की जगह वो रूबी के पीछे पीछे उसके घर के अंदर और चला आता है। रूबी कहती है कि आपको कुछ चाहिए और तभी हरिवंश सिंह कहता है कि हाँ, मुझे तुम चाहिए।
क्या ऐसा हो सकता है? और तब रूबी मुस्कुराती है और कहती है कि लेकिन इसकी तो कीमत लगेगी। हरिवंश कहता है कि कोई भी कीमत हो मैं चुका दूंगा, पर मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। हरिवंश समझ चुका था कि काम बन चुका है और इसीलिए हरिवंश कहता है कि मैं तुम्हारे घर या फिर तुम मेरे घर मिल सकती हो, या फिर तुम मेरे खेत पर जहाँ एक छोटा कमरा बना है, क्या आज रात तुम वहाँ आ सकती हो? मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। और दोस्तों, जैसे ही रात होती है पति मनोज वापस घर लौटता है, खाना वाना खाता है और फिर सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है, रात के सन्नाटे में रूबी घर से बाहर निकलती है और सज धज के सीधा हरिवंश के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है। हरिवंश जहां पहले से मौजूद होता है और अपने छोटे से खेत वाले कमरे में बैठकर अकेला खूब शराब पी रहा होता है। जैसे ही रूबी को वो देखता है, रूबी पर एक जानवर की तरह झपट पड़ता है, लेकिन रूबी भी तुरंत अपने आप को उसके हवाले कर देती है और फिर दोनों के बीच वही गंदा खेल शुरू हो जाता है। वो दोनों तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि उन दोनों का मन पूरी तरह से भर नहीं जाता और जब तक वो दोनों संतुष्ट नहीं हो जाते। लगभग 2-3 घंटे का वक्त गुजरता है। रूबी कहती है कि आज मुझे मालूम पड़ा है कि असल मर्द क्या होता है, और मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे तो 15,000 रुपये चाहिए था। और हरिवंश, जो कि आधे नशे में होता है, रूबी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और कहता है कि मुझे तुम जितना खुश करोगी तुम्हें मैं उतना ही इनाम दूंगा। तुरंत ही हरिवंश अपने जेब से 15,000 रुपये निकालता है और रूबी के हाथ पर रख देता है। रूबी वहां से वो पैसे लेती है और तुरंत ही अपने घर की ओर चल पड़ती है और घर आकर वो मनोज के बगल में चुपचाप सो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन भी रूबी को नींद नहीं आती। वो बहुत बेचैन होती है क्योंकि उसके पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके होते हैं और उसके शारीरिक संबंध भी बढ़ चुके होते हैं, लेकिन अभी भी रूबी की भूख मिटी नहीं होती है। ना ही उसके पैसे के मामले में भूख मिटती है और ना ही उसके शरीर के मामले में भूख मिटती है। रूबी अब हरिवंश और रूबी और हरिवंश, इन दोनों के बीच ये सिलसिला लगातार चलने लगता है, लेकिन फिर भी रूबी और भी ज्यादा आगे निकलने की प्लानिंग करने लगती है। और तब आता है वो तारीख 20 अप्रैल का, वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला होता है। उस दिन मनोज सुबह 8 बजे के करीब काम पर निकल जाता है। पीछे वही दुकानदार रोशन, साड़ी की दुकान वाला, कुछ नई साड़ियां लेकर रूबी के घर पहुंचता है और रूबी को साड़ियां देता है और रूबी भी उसे अपना सब कुछ देकर खुश करने लगती है और दोनों में वही संबंध फिर से शुरू हो जाते हैं। दोनों तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भर जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ना एक दिन तो उसे जलना ही होता है। और बस ऐसा ही हुआ। पड़ोस की एक औरत सीमा, जो कि बहुत दिनों से इस बात को नोटिस कर रही थी कि रूबी के पास आखिरकार इतने नए नए गहने, नए नए जेवर, नए नए कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। इसका पति तो वैसे ही मजदूरी करता है। और तब उसे पता चल जाता है कि रूबी एक नहीं बल्कि कई कई मर्दों के साथ संबंध बनाती है और उनसे बदले में पैसे, साड़ी, जेवर लेकर खुश हो जाती है। वही सीमा उस दिन सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है कि कैसे रूबी उस दुकानदार रोशन को कमरे में ले जाती है और उसके साथ गलत संबंध बना लेती है। और उस दुकानदार रोशन के जाते ही गांव का वो अमीर आदमी हरिवंश भी वहां पहुंच जाता है और फिर लगभग 2 घंटे वो दोनों अपना काम करते हैं। और इतने में सीमा को मौका मिल जाता है। वो तुरंत ही रूबी के पति मनोज को फोन लगाती है और बताती है कि तुम्हारी पत्नी कितनी गंदी औरत है। वो तुम्हारे घर से जाने के बाद लगातार घर पर अमीर मर्दों को बुलाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और बदले में उनसे साड़ी, कपड़े, जेवर, ये सब कुछ लेती है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। सीमा की ये बातें सुनकर रूबी का पति मनोज को याद आता है कि कैसे रूबी ने उसे अपने पास तक आने नहीं दिया है और वो उससे पैसे भी अब नहीं मांगती। ना आजकल उसकी पत्नी साड़ियाँ मांगती है, ना जेवर मांगती है। और उसने ये भी नोटिस किया है कि आजकल उसकी पत्नी रूबी के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, जेवर हैं। और तब तुरंत ही मनोज को समझ में आ जाता है कि शायद सीमा जो कह रही है वो सब कुछ सच है। और तब मनोज गुस्से में तमतमा कर लाल हो जाता है और गुस्से में वहीं पास पड़े एक सरिया को उठाता है और अपने घर की तरफ लौटता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। और तब गुस्से में मनोज दरवाजा तोड़ देता है और जाकर सीधे कमरे में देखता है जहां पर रूबी और उसका पुराना मालिक हरिवंश दोनों बिना के आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ एक ही बिस्तर पर होते हैं। उन्हें इस तरह से देखकर मनोज का
खून खौल उठता है। मनोज उस लोहे के सरिये से उन दोनों पर वार करता है, लेकिन दोनों ही बचकर निकल जाते हैं। हरिवंश मनोज को धक्का देता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। चिल्लाकर कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं यहाँ फ्री में नहीं आया हूँ। इसके बदले में मैंने तेरी पत्नी को बहुत सारे पैसे दिया है। मनोज अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है और अपने मालिक को भी गाली देता है और फिर हरिवंश वहां से भाग निकलता है। लेकिन मनोज के हाथ लगती है उसकी पत्नी रूबी। अपनी पत्नी को इस अवस्था में मनोज देखकर पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो अपनी पत्नी को इस आधे कपड़े में ही घसीटता हुआ बाहर आंगन में लाता है और उसके हाथ और पैर दोनों बांध देता है। उसके बाद घर के अंदर वही लोहे के सरिया जिसे लेकर वो काम पर से आया था, उसे आग की लपटों में गर्म करता है। इतना गर्म करता है कि वो एकदम अंगारे की तरह लाल हो जाता है। और तब मनोज उस सरिये को लेता है, लाल करता है। तब मनोज उस लाल सरिये को अपनी पत्नी के उस हिस्से देता है जिसका जिक्र करना भी बहुत ही दर्दनाक है। जब वो सरिया रूबी के अंदर जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन जब भी मनोज का दिल नहीं पिघलता। मनोज के सिर पर तो जैसे सनक सवार होती है। आज इस पूरे किस्से को ही वो खत्म कर देना चाहता था। रूबी तड़प तड़प कर चिल्ला रही होती है और धीरे धीरे उसकी आवाज उसका साथ छोड़ रही होती है। लोहे के गर्म सरिये जाने की वजह से रूबी की वही मौत हो जाती है और वो दम तोड़ देती है। तब मनोज अपने मन में ये सोचता है कि आखिर अब उसे पुलिस गिरफ्तार कर ही लेगी। इससे अच्छा यही होगा कि वो अपने आप को ही पुलिस के हवाले कर दे। इसी वजह से मनोज अपनी साइकिल उठाता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने गुनाह को कबूल करता है। ये बात सुनकर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब मनोज कहता है कि मेरी पत्नी ने ऐसा घिनौना काम किया है जिसकी वजह से मैं काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मेरी पत्नी के कई मर्दों से गलत नाजायज संबंध थे। मैंने कई बार उसे समझाया, लेकिन उसने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और वो मानी ही नहीं। लेकिन जब आज मैंने उसे रंगे हाथों उसके पुराने मालिक हरिवंश के साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा। मेरा गुस्सा काबू में नहीं था और मैंने अपनी पत्नी को हाथ उतार दिया। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। और उसके बाद पुलिस मनोज के घर पहुंचती है, घटना स्थल पर, और फिर शव को कब्जे में लिया जाता है। उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी दिल दहला देने वाला होता है। पुलिस मनोज को गिरफ्तार करती है, उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अभी भी मनोज की सजा मुकर्रर नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या मनोज को अपनी पत्नी के साथ इतनी बर्बरता करनी चाहिए थी? क्या ये सही है या गलत? आप भी हमें जरूर लिखें।